वेलकम टू चिक्की चिड़िया टीवी। जंगल में घनघोर बारिश हो रही थी। आसमान से पानी मूसलाधार बरस रहा था। काले बादल इतने घने थे कि दिन में भी रात और अंधेरा छा गया था। चिक्की चिड़िया का पुराना घर, जो कई वर्षों से पीपल के पेड़ पर था, अब पूरी तरह कमजोर हो चुका था। घर की छत भीग चुकी थी और छत से पानी की बूंदें लगातार टपक रही थी। अंदर चिक्की के 3 बच्चे टीपू, मीना और गोलू सिकुड़कर बैठे थे और ठंडी हवा से वे कांप रहे थे। हर टप टप की आवाज के साथ उनका डर और बढ़ता जा रहा था। माँ देखो, पानी सीधे मेरे ऊपर गिर रहा है। मेरे पंख पूरी तरह भीग गए हैं। अब हम क्या करेंगे माँ? ये बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। मीना की आवाज में घबराहट साफ झलक रही थी, मानो हर पल डर हो कि कहीं सब कुछ गिर ना जाए। माँ, ये घर अब सुरक्षित नहीं। तेज हवा में ये किसी भी पल टूटकर नीचे गिर सकता है। अगर हम यहाँ रुके तो हम सब बीमार हो जाएंगे। हमें जल्दी से कोई मजबूत ठिकाना चाहिए। माँ, क्या हम आसमान से बात नहीं कर सकते? क्या हम उनसे नहीं कह सकते कि थोड़ी देर के लिए बारिश रोक दे? मुझे बहुत डर लग रहा है माँ। नहीं मेरे बच्चों, घबराओ मत। जब तक तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ है तब तक किसी डर को पास मत आने दो। मैं जानती हूँ ये घर अब सुरक्षित नहीं रहा और मैं एक पल भी तुम्हें यहाँ खतरे में नहीं छोड़ सकती। चिक्की ने अपने भीगे पंख फैलाकर बच्चों को ढक लिया। बारिश की ठंडी बूंदें उसके पंखों से टकरा रही थी, लेकिन उसकी आंखों में सिर्फ हिम्मत और ममता थी। नहीं मेरे बच्चों, मैं इस टूटे घर में अब एक पल भी नहीं रुक सकती। मैं अभी उड़कर जाती हूँ और तुम्हारे लिए सबसे मजबूत और सुरक्षित घर ढूंढ कर लाती हूँ। तुम तीनों हिम्मत रखो। बच्चों ने माँ की ओर भरोसे भरी नजरों से देखा। बाहर बारिश अभी भी जोरों से बरस रही थी, लेकिन उस टूटे घोंसले में, उस डर भरी घड़ी में भी माँ की आवाज ने बच्चों के दिल में थोड़ी सी उम्मीद जगा दी थी। चिक्की चिड़िया भारी बारिश में खुद को और बच्चों को मुश्किल में छोड़कर घर की तलाश में निकल पड़ी है। चिक्की चिड़िया घर की तलाश में उड़ी, पर उसके लिए ये आसान नहीं था। उसका छोटा सा शरीर बारिश की तेज बूंदों और तूफानी हवाओं के सामने टिक नहीं पा रहा था। वो पूरी तरह भीग चुकी थी और उड़ने में उसे हर पल कठिनाई का सामना करना पड़ रहा था। ओहो, ये हवा तो मुझे बार बार नीचे ढकेल रही है। मैं कितनी छोटी हूँ और ये बारिश कितनी विशाल और ताकतवर है। लेकिन मुझे रुकना नहीं है। मेरे बच्चे टीपू, मीना और गोलू सब मेरा इंतजार कर रहे होंगे। अगर मैं रुक गई तो उनका सहारा कौन बनेगा? मुझे हर हाल में एक ऐसी जगह ढूंढनी है जहाँ बारिश की एक भी बूंद अंदर ना आ सके, जहाँ मेरे बच्चे सुरक्षित रह सके। तेज हवा के झोंकों से चिक्की का शरीर डगमगा रहा था। थकान से उसके पंख कांपने लगे। तभी उसने नीचे एक बड़ी चौड़ी हरी पत्ती देखी। उसे लगा कि थोड़ी देर आराम कर लेगी। चिक्की धीरे धीरे उस पत्ती पर बैठने की कोशिश करती है, लेकिन पत्ती बारिश से फिसलन भरी थी। उसका संतुलन बिगड़ जाता है। अरे नहीं! चिक्की का पैर फिसलता है और वो पत्ती से नीचे की ओर फिसल जाती है। हवा का एक तेज झोंका उसे और दूर ढकेल देता है। पल भर के लिए उसका दिल जोर से धड़क उठता है। नहीं, मैं गिर नहीं सकती। मुझे मजबूत बनना होगा। मेरे बच्चों को मेरी जरूरत है। काफी मशक्कत के बाद चिक्की खुद को संभाल लेती है और फिर से उड़ने लगती है। तभी बारिश और धुंध के बीच दूर उसे कुछ अलग सा दिखाई देता है। वो जंगल रंगीन थी, चमकदार थी। हरी पत्तियों के बीच लाल लाल सेब चमक रहे थे। घना पेड़, मोटी शाखाएं और बीच में एक सुरक्षित सा स्थान। वो क्या है? इतनी बारिश में भी वो जगह इतनी सुरक्षित क्यों लग रही है? थकान के बावजूद चिक्की ने अपने पंखों में फिर से जान डाली और उस चमकदार जगह की ओर उड़ चली। वहाँ जरूर कोई आश्रय होगा। मुझे वहाँ तक पहुँचना ही होगा। इतना कहकर चिक्की ने पूरी ताकत झोंक दी। तेज हवा उसके सामने दीवार बनकर खड़ी थी, लेकिन वो रुकने को तैयार नहीं थी। हर एक पंख की फड़फड़ाहट के साथ वो आगे बढ़ती गई, कभी नीचे कभी ऊपर, फिर भी अपनी दिशा नहीं छोड़ी। ये बाग जंगल के भीतर छुपा हुआ था, जहाँ आम इंसानों की नजर शायद ही कभी पड़ती हो। यहाँ भी बारिश हो रही थी, लेकिन पेड़ों की घनी शाखाएं और पत्तों की मोटी छत ने बारिश की मार को काफी हद तक रोक लिया था।
पहली बार चिक्की ने राहत की सांस ली। चारों ओर लंबे लंबे पेड़ थे जिन पर बड़े बड़े लाल और गोल सेब झूल रहे थे। वाह, ये सेब तो कितने विशाल है, इतने बड़े और इतने चमकदार। चिक्की धीरे से एक सेब के पास गई और उसे अपने नन्हे पंजों से छूकर देखा। ये बाहर से कितना कड़ा और मजबूत है, बारिश की बूंदें भी इसे नुकसान नहीं पहुंचा पा रही। अगर अंदर भी ये सूखा हुआ तो? वो एक पल के लिए चुप हो गई। तभी चिक्की के दिमाग में एक विचार आया। हाँ, क्यों ना मैं इस सेब के अंदर अपना घर बनाऊं? ये गोल है तो पानी बाहर निकल जाएगा और ये इतना मजबूत है कि तूफान भी इसे तोड़ नहीं पाएगा। मेरे बच्चों को मजबूत घर मिल जाएगा। ये सोचते ही चिक्की के चेहरे पर उम्मीद की चमक आ गई। थकान से भरे पंखों में भी अचानक नई ताकत आई। वो सबसे बड़े सबसे लाल सेब की ओर बढ़ी, जिसे देखकर लगता था मानो इस बाग का राजा हो। चिक्की ने अपने नन्हे पंजों से उस सेब को पकड़ने की कोशिश की, फिर चोट से हल्का सा धक्का दिया। उसने पूरी ताकत लगाकर सेब को हिलाने की कोशिश की, लेकिन सेब अपनी जगह से जरा भी नहीं हिला। वो इतना भारी था कि चिक्की के नन्हे पंख उसका वजन सह नहीं पाए। ओहो, ये तो बहुत बड़ा और भारी है। मैं कितनी भी कोशिश कर लूं, ये हिल ही नहीं रहा। मैं अकेली इसे कैसे तोड़ पाऊंगी? मेरे पास इतनी ताकत नहीं है। चिक्की एक पल के लिए वहीं बैठ गई। बारिश की हल्की बूंदें उसके सिर पर गिर रही थी। तभी अचानक पेड़ के नीचे से धड़ाम एक जोरदार आवाज गूंज उठी। चिक्की चौंक गई। उसने घबराकर नीचे झांका। ये आवाज कौन है नीचे? तभी उसने देखा कि झाड़ियों को हटाता हुआ एक विशालकाय झबरी भालू धीरे धीरे सेब के बाग में प्रवेश कर रहा है। उसके भारी कदमों से जमीन कांप रही थी और चिक्की को डर लगा, पर उसे अपने बच्चों की मजबूरी याद आई। माँ होने के नाते चिक्की ने अपने डर पर काबू पाया। उसने गहरी सांस ली और खुद को संभाला। झबरी बाबा नमस्ते, मैं चिक्की चिड़िया हूँ। क्या आप मेरी मदद करेंगे? झबरी भालू रुक गया। उसने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से ऊपर की ओर देखा, जहाँ छोटी सी चिक्की भीगी हुई बैठी थी। मदद? तुम्हें किस बात की मदद चाहिए छोटी चिड़िया? और तुम इतनी भीगी हुई क्यों हो? बाबा, मेरा घर टूट गया है। तेज बारिश और हवा ने हमारा घोंसला तोड़ दिया। मेरे 3 छोटे छोटे बच्चे, वे अभी भी ठंड और पानी में कांप रहे होंगे। मैं ये विशाल सेब तोड़कर उनके लिए घर बनाना चाहती हूँ, पर मैं बहुत छोटी हूँ। प्लीज बाबा, आप जंगल में सबसे मजबूत हैं। क्या आप अपनी ताकत से ये सेब तोड़ने में मेरी मदद करेंगे? झबरी भालू कुछ सोचने लगा और चिक्की की नजरें उम्मीद से भरी हुई उस पर टिकी रही। अच्छा, तो ये बात है। तुम अपने बच्चों के लिए तूफान में भी लड़ रही हो। मुझे तुम्हारा साहस पसंद आया। छोटी होकर भी तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। मुझे तुम्हारा साहस बहुत पसंद आया। ये कहते हुए झबरी भालू ने अपनी विशाल भुजाएं आगे बढ़ाई। उसके मजबूत पंजों ने उस सबसे बड़े सेब को ऐसे थामा जैसे वो कोई हल्की सी चीज हो। एक हल्के से झटके में ही टक, सेब टहनी से अलग हो गया। ये लो छोटी चिड़िया, अब बताओ इसे कहाँ ले जाना है? धन्यवाद बाबा, आप मेरे सबसे बड़े हीरो हैं। अगर आप ये सेब मेरे पुराने घर के पास ही रख दे तो मैं बच्चों को वहाँ ले जाकर इसमें नया घर बना दूंगी। बारिश भी कुछ देर के लिए थम जाती है। झबरी भालू ने सहमति में सिर हिलाया और जंगल के रास्तों से होता हुआ पीपल के पेड़ की ओर चल पड़ा, जहाँ चिक्की का टूटा हुआ घर अभी भी हिल रहा था। वहां पहुंचकर उसने सेब को सूखी और सुरक्षित जमीन पर धीरे से रख दिया, ताकि वो हिले नहीं और बच्चों के लिए पूरी तरह सुरक्षित रहे। झबरी भालू ने सेब को सुरक्षित जगह पर रखा और चला गया। चिक्की ने झट से अपने बच्चों को बुलाया। मीना, टीपू और गोलू खुशी से चिल्लाते हुए आए। वाह माँ, ये तो सच में किसी महल जैसा है। चारों तरफ मजबूत दीवारें हैं, ऊपर से पानी नहीं टपक रहा। अब हमें बारिश या हवा से डरने की जरूरत नहीं। माँ देखो, अब हमें कभी ठंड भी नहीं लगेगी। देखा मेरे बच्चों, हमें थोड़ी मुश्किल हुई पर हमने हिम्मत नहीं हारी। हमें मिलकर इसे अपना घर बनाना होगा। हर कोई थोड़ा थोड़ा काम करेगा, तभी हमारा घर मजबूत बनेगा। बारिश भी अभी रुकी हुई है, हमें जल्दी जल्दी सब करना होगा। माँ, मैं सूखी लकड़ियाँ और घास लेकर आता हूँ। मैं उन्हें सेब के अंदर अच्छे से बिछा दूंगा। मैं मुलायम पत्तियाँ और रुई जैसे रेशे ढूंढ लाऊंगी ताकि हमारा घर गर्म और नरम रहे।
और मैं सेब के छोटे छोटे टुकड़े साफ कर दूंगा ताकि अंदर जगह बन जाए। तीनों बच्चे खुशी खुशी काम में लग गए। चिक्की और उसके बच्चों ने मिलकर सेब के अंदर खुदाई की और एक सुंदर, मजबूत और एक खुशबूदार घर बना लिया। अरे चिक्की, मैं सब देख रहा था, तुमने बड़ी हिम्मत दिखाई। अगर बुरा ना मानो तो मैं भी थोड़ी मदद कर दूं। कालू, अगर मदद दिल से हो तो वो हमेशा स्वागत के लायक होती है। कालू कौवा तुरंत काम में लग गया। वो अपनी तेज उड़ान से मजबूत सूखी टहनियां लाने लगा, बड़ी बड़ी पत्तियां काट कर लाया और सेब के ऊपर छत की तरह जमाने में मदद करने लगा ताकि बाहर की बारिश अंदर ना जा सके। देखो, मैं ये पत्ती ऐसे लगाता हूँ, अब पानी सीधे नीचे नहीं जाएगा। सबने मिलकर सेब के अंदर एक छोटा सा लेकिन बेहद आरामदायक घर बना लिया। माँ, अब तो हमारा घर और भी मजबूत हो गया। और कितना नरम और गरम है। अब तो ये सच में हमारा सेब का घर बन गया। कालू कौवा उन्हें देखकर मुस्कुरा उठा। चिक्की चिड़िया और उसके बच्चे अपने नए अनोखे और मजबूत सेब के घर में खुशी खुशी और सुरक्षित रहने लगे। गहरे जंगल के कोने में झुमकी खरगोशिन अपनी 3 नन्ही बेटियों के साथ रहती थी, लाली, गुड़िया और बिट्टू। उसका घर एक खोखले पेड़ के नीचे मिट्टी से बना छोटा सा बिल था। खाने के लिए कभी कभी सूखी घास, कंद मूल और झरने के पास बिखरे बेर ही मिलते थे। झुमकी खरगोशिन मेहनती और ममतामयी माँ थी, लेकिन दिन प दिन जंगल में जीवन कठिन होता जा रहा था। सूखा पड़ा था और बड़े जानवरों की दहशत से नन्हे बच्चों को बाहर निकलने में डर लगता था। एक सुबह जब सूरज की किरणें पत्तों से छनकर आ रही थी, चिन्नी चिड़िया अपने बच्चों टीपू, मीना और गोलू को उड़ान सिखा रही थी। टीपू, पंख फैलाओ, ऊपर देखो, उड़ना डरावना नहीं, आजादी है। लेकिन माँ, अगर मैं गिर गया तो क्या होगा? तो मैं तुम्हें थाम लूंगी, बिल्कुल वैसे जैसे झुमकी दीदी अपने बच्चों को थामती है। तभी चिन्नी की नजर झुमकी खरगोशिन पर पड़ी, जो झरने के किनारे कुछ कंद इकट्ठा कर रही थी और लाली के पैर में कांटा चुभ गया था। चिन्नी उड़कर नीचे आई। झुमकी दीदी, लाली को क्या हुआ? अरे चिन्नी, कांटा चुभ गया इसे, पर मेरे पास तो ये कांटा निकालने को कुछ है ही नहीं। चिन्नी ने पत्तों का छोटा सा टुकड़ा लिया, अपनी चोंच से धीरे धीरे कांटा निकाला और मीठे स्वर में बोली, अब ठीक हो जाएगी, थोड़ी हल्दी पत्तियों में बांध दो, मैं लेकर आती हूँ। उस शाम कालू कौवा ऊंचे पेड़ से सब देख रहा था। वो कुछ ज्यादा ही बातूनी और चालाक था। ये चिड़िया हर किसी की मदद करती है। वैसे इस खरगोशनी के घर कुछ खास नहीं है, लेकिन मुझे कुछ गड़बड़ करनी है। अगले दिन जंगल में उल्लू बाबा ने सभा बुलाई। उल्लू बाबा बहुत ज्ञानी और पुराने जीव थे। उनकी आंखें सब देखती थी और वे रात में जागते थे। जंगल में हालात बिगड़ते जा रहे हैं, बच्चों के लिए भोजन की कमी हो रही है, कोई हल निकालना होगा। राधा मोरनी, जो बहुत सुंदर और सधी हुई पक्षी थी, वो बोली, अगर सब मिलकर काम करें तो एक साझा बगीचा बना सकते हैं। हम बीज लाएंगे, खरगोश खुदाई करेंगे, चिड़िया सिंचाई करेंगी। झुमकी खरगोशिन ने पहली बार हिम्मत करके कहा, मैं अपने बिल के पास की जमीन दे सकती हूँ, बच्चों को भरपेट खाना चाहिए। और मैं ऊपर से बारिश का पता लगाऊंगी, समय पर बताऊंगी कि कब पानी देना है। मीना, गोलू, टीपू भी मदद करेंगे ना? हाँ। अब जंगल में उम्मीद की हवा चलने लगी। झुमकी खरगोशिन की जमीन पर एक छोटा सा जंगल बगीचा बनने लगा। राधा मोरनी ने रंग बिरंग बीज इकट्ठा किए। चिन्नी के बच्चों ने उन्हें फैलाया और झुमकी की बिटिया ने अपने नन्हे पंजों से मिट्टी में बीज दबाए। लेकिन जंगल में सबको ये बदलाव पसंद नहीं आया। कालू कौवा, जो हमेशा सबसे जलता था, अब कुछ और ही सोच रहा था। कोई मेरी बात नहीं सुनता, सब मिलकर मजे कर रहे हैं। शायद मुझे इन्हें परेशान करने के लिए कुछ बड़ा करना होगा। जंगल में बगीचे की पहली फसलें निकल आई थी। झुमकी खरगोशिन मुस्कुरा रही थी। उसकी आंखों में उम्मीद की चमक थी। लेकिन कोई था जो दूर पेड़ के पीछे से उन्हें देख रहा था। बगीचे में हर दिन कुछ नया होता। लाली, गुड़िया और बिट्टू नन्हे हाथों से पानी के लिए पत्तों को मोड़ कर लाते, तो टीपू, मीना और गोलू
झाड़ियों में बीज फैलाते। चिन्नी चिड़िया सुबह सुबह नई नई जगहों से बीज खोज कर लाती और राधा रानी उन्हें सुंदर ढंग से बगीचे में लगवाती। एक सुबह जब झुमकी खरगोशन बगीचे के किनारे जंगली पालक की फसलों को देख रही थी, उसकी आंखों में अपने बच्चों का भविष्य चमकने लगा। अब मेरे बच्चे भूखे नहीं सोएंगे। चिन्नी, राधा और उल्लू बाबा ने जो साथ दिया वो मैं कभी नहीं भूलूंगी। लेकिन उस दिन शाम को सब कुछ बदला। कालू कौआ, जो कुछ दिन से चुप था, जंगल के बाहर वाले हिस्से में उड़कर रनी लोमड़ी से मिला। जंगल में अब सब मिलकर बगीचा उगा रहे हैं, पर क्या तुम्हें पता है वहाँ कितने स्वादिष्ट खरगोश रहते हैं? खरगोश, और वो भी छोटे छोटे? बताओ ना, कब चले? तू आना आधी रात को, मैं तुझे रास्ता दिखाऊंगा। बदले में मेरे लिए भी कुछ बचा लेना। तू भी बड़ा चालाक है कालू। उसी रात बगीचे के पास वाली झाड़ी में कुछ सरसराहट हुई। उल्लू बाबा, जो हमेशा पेड़ की ऊंचाई से सब पर नजर रखते थे, चौंक कर बोले, ये कैसे चाल है? ये तो लोमड़ी की चहलकदमी लग रही है। उन्होंने फौरन अपनी चमकती आंखों से आसमान में इशारा किया। ऊपर से चिन्नी चिड़िया को इशारा समझ आ गया। वो तुरंत जाग गई और अपने बच्चों को पास बिठाकर फुसफुसाई, टीपू, मीना, गोलू, शोर मचाना शुरू करो, अभी, जल्दी। तीनों बच्चों ने मिलकर अपनी चोंचों से जोर जोर से ची ची की आवाज निकाली। आवाज इतनी तेज हुई कि जंगल भर में गूंज गई। झुमकी खरगोशिन ने बच्चों को अपने बिल में धकेला और दरवाजा मिट्टी से बंद कर दिया। बिट्टू, गुड़िया, लाली, डरो नहीं, कोई तुम्हें कुछ नहीं कर पाएगा। उधर राधा मोरनी तेजी से उड़ती हुई उल्लू बाबा के पास पहुंची। बाबा, सब बच्चे जाग चुके हैं, अब बताइए क्या करें? चुपचाप सुनो। लोमड़ी जंगल में दाखिल हो गई है और उसके पीछे कालू कौआ है। अरे लोमड़ी, तू तो कहती थी चुपचाप आएगी, ये तो पूरे जंगल को पता चल गया। मुझे क्या पता था कि ये चिड़िया इतनी होशियार है। तभी एक तेज सीटी जैसी आवाज आई। वो रंगीला सियार की थी, जो जंगल का पहरेदार माना जाता था। कौन आया है? जंगल के बच्चों पर बुरी नजर डाल ले। रनी लोमड़ी डर कर पीछे भागी और कालू तो उड़कर सबसे ऊंचे पेड़ पर जा छुपा। अगली सुबह जंगल में फिर एक सभा हुई। हमने एकता से इस खतरे को टाल दिया है, लेकिन अब हमें सतर्क रहना होगा। जंगल के बच्चों को बचाना हमारा पहला धर्म है। झुमकी खरगोशिन मुस्कुराई और बोली, आज मुझे पहली बार महसूस हुआ कि गरीब होना कमजोरी नहीं। अगर साथ चलने वाले नेक हो तो दुनिया की कोई ताकत हमें तोड़ नहीं सकती। और अगर दुश्मन ऊपर से भी आए तो हम उड़कर उन्हें भी भगा देंगे। मीनू, गोलू, टीपू, लाली, गुड़िया और बिट्टू सब जोर से हंस पड़े। लेकिन कालू कौवे का चेहरा फिर से बदरंग हो चुका था। वो अब भी पेड़ के पीछे से झांक रहा था। कुछ दिन बाद बगीचे की मिट्टी अब हरी हो चुकी थी। नन्हे हाथों की मेहनत, चिन्नी की उड़ानें और झुमकी की ममता से उगाई थी मूली, पालक, धनिया, गाजर और कुछ मीठे जंगली फल। उल्लू बाबा ने घोषणा की, अब समय है जंगल के हरियाली उत्सव का। इस साल झुमकी खरगोशनी के बगीचे में इसे मनाया जाएगा। सारा जंगल खुश हो गया। झुमकी के नन्हे बच्चों ने कभी त्योहार नहीं देखा था। मम्मा, क्या हम भी झूम सकते हैं? तुम तो मेरी खुशी की धुन हो। आज खूब नाचना बेटा। चिन्नी चिड़िया उत्सव की तैयारी में जोरों से लगी थी। टीपू, मीना और गोलू ने रंग बिरंगी पंखों से फूलों की मालाएं बनाई। राधा मोरनी ने अपने पंखों से सजाया मंच और हरे और नीले पंखों से बनी छाव। लेकिन कालू कौवा अब भी खामोश नहीं बैठा था। उसने एक नया प्लान बनाया, जलन और झूठ का जाल। उसने जंगल के किनारे रहने वाले कुछ नासमझ जीवों को बुलाया, कानी गिलहरी, फुनकी लोमड़ी और झबरी भालू। तुम सबने देखा ना, झुमकी ने हम लोगों को अपने बगीचे में बुलाया तक नहीं। सच में? हमें तो कोई बुलाता भी नहीं इन कमजोर कामों में। अगर मुझे गाजर नहीं मिली तो मैं ये सारा बगीचा उखाड़ फेंकूंगा। बस उत्सव की रात आओ और दिखा दो जंगल को कि तुम्हारी अहमियत क्या है। उधर उत्सव की शाम आई। झुमकी ने बच्चों को साफ पत्तों से बनाए कपड़े पहनाए। चिन्नी चिड़िया ने बच्चों के लिए गीत की तैयारी की थी।
हरियाली की रोशनी में पंख भी मुस्काए, मिलजुल कर जीना सीखे तो कांटे भी फूल बन जाए। सारा जंगल तालियां बजा रहा था। उल्लू बाबा, राधा रानी, रंगीला सियार सब मुस्कुरा रहे थे। लेकिन तभी एक तेज गुर्राहट आई। झबरी भालू, फुनकी लोमड़ी और कानी गिलहरी मंच की ओर लपके। ये उत्सव झूठा है। ये बगीचा सिर्फ कुछ जानवरों की जागीर बन गया है। बाकी सबको क्या मिला? झुमकी घबरा गई, चिन्नी चौंक गई, राधा पीछे हट गई। कालू कौवा ऊपर से ठहाका मार रहा था। अब बताओ उल्लू बाबा, तुम्हारी समझदारी कहाँ गई? उल्लू बाबा धीरे से आगे बढ़े। शांति! सुनो सब, अगर किसी को कुछ मिला नहीं तो बताओ, क्या हमने कभी तुम्हें रोका? बगीचे के बीज हम सब ने मिलकर बोए थे, पर सबको बुलाया गया था। तुम नहीं आए तो उसमें हमारा क्या दोष? सिर्फ मेहनत से फल मिलती है। अगर कालू जैसे धोखेबाज की बातों में आओगे तो जंगल बढ़ जाएगा। झुमकी खरगोशिन आगे बढ़ी। उसकी आवाज धीमी लेकिन साफ थी। मैं गरीब हूँ, लेकिन दिल छोटा नहीं है। अगर तुम्हें लगता है कि ये बगीचा तुम्हारा नहीं है तो मैं अपनी मिट्टी भी बांटने को तैयार हूँ, लेकिन जंगल को बांटने की बात मत करो। मेरे बच्चों को मत डराओ। सन्नाटा छा गया। झबरी भालू शांत हो गया। फुनकी लोमड़ी पीछे हट गई। कानी गिलहरी फुसफुसाई। माफ करना, हमें कालू ने भड़काया था। अब उसकी नजर ऊपर उठी। कालू पेड़ से उड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके पंख में कांटा फंस गया था, इसलिए वो गिर पड़ा। चिन्नी उड़कर नीचे आई और बोली, दूसरों को गिराने की कोशिश करने वाला अक्सर खुद गिरता है कालू। लेकिन जंगल सजा नहीं, सबक देता है। कालू, अगर सच में पछतावा हो तो तुम भी कल से बगीचे में काम करोगे, नहीं तो ये जंगल तुम्हें भुला देगा। कालू चुपचाप सिर झुकाकर बोला, मैं कोशिश करूंगा। अगली सुबह झुमकी खरगोशन की बिटिया फिर मिट्टी में खेल रही थी और कालू दूर एक कोने में बैठे बीज छांट रहा था। लेकिन क्या वो सच में बदल गया था या ये सिर्फ एक और चाल थी? अगले कुछ दिनों में जंगल का माहौल फिर शांत हो गया था। झुमकी खरगोशिन की मेहनत, चिन्नी चिड़िया की उड़ान और बच्चों की मासूमियत से बगीचे में हरियाली लौट आई थी। पर सबकी निगाहें अब कालू कौवे पर थी। क्या वो सच में बदल गया है या फिर ये कोई नई चाल है? सुबह की धूप में चिन्नी चिड़िया अपने बच्चों को पेड़ की एक शाखा पर उड़ान सिखा रही थी। उसने देखा कालू कौवा नाले के पास गिरे बीजों को चुनकर लाकर एक टोकरी में रख रहा है। चिन्नी चौंकी और उसके पास जाकर बोली, कालू, ये क्या कर रहे हो तुम? माफ करना चिन्नी, बहुत जलन थी दिल में, लेकिन अब समझ आया, उड़ना ऊंचाई से नहीं, दिल की सफाई से होता है। अगर तुम सच में बदल गए हो तो तुम्हारा स्वागत है। जंगल सबको दूसरा मौका देता है। एक हफ्ता बीत गया। कालू ने रोज सुबह सबसे पहले आकर झुमकी के बच्चों के लिए ताजे बेर और टहनियों की मदद से खिलौने बनाए। वो मीना और गोलू को उड़ान की नई तरकीबें सिखाता और लाली को अपने पंखों से छाव देता। झुमकी खरगोशिन, जो कभी कालू से डरती रहती थी, अब उसकी मदद देखकर आश्चर्य में थी। कभी लगता था ये कालू सिर्फ डर फैलाता है, लेकिन अब ये बच्चों का ख्याल रखता है और उनको हंसाना जानता है। फिर एक दिन जंगल में एक अचानक तेज आंधी आई। बगीचे की फसलें झुकने लगी। एक बड़ा पेड़ गिरने ही वाला था और उसके नीचे खेल रही थी लाली और गोलू। चिल्लाहट हुई, झुमकी भागी, चिन्नी उड़ पड़ी, लेकिन सबसे तेज दौड़ा कालू कौवा। उसने अपने पंख फैलाकर लाली और गोलू को धक्का देकर दूर किया और खुद उस पेड़ की टहनी से टकराकर गिर पड़ा। सन्नाटा छा गया। माँ, कालू भैया को बचाओ। उल्लू बाबा तुरंत नीचे आए और बोले, किसी समय जंगल में डर का प्रतीक था ये कौवा, आज वो बहादुरी का नाम बन गया है। चिन्नी ने उसकी चोटों पर पत्तों की पट्टी बांधी। राधा मोरनी, जो सारा दृश्य देख रही थी, वो बोली, जब नीयत बदलती है तब नजरें भी बदल जाती है। कुछ दिन बाद बगीचे की पहली बड़ी फसल आई। मूली, पालक, गाजर, जंगली आलू और कुछ नए मीठे बेर। उल्लू बाबा ने घोषणा की, झुमकी खरगोशनी इस बगीचे की रानी कहलाएगी
और कालू कौआ जंगल का नया प्रहरी। झुमकी की आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर मुस्कान। उसने धीरे से कहा, मैं सिर्फ एक माँ हूँ, पर आज पहली बार लगा माँ होने के साथ साथ मैं कुछ और भी हूँ। एक उम्मीद, एक मिसाल। अंत भला तो सब भला। गरीब खरगोशिन माँ की मेहनत, जंगल की एकता और सच्चे बदलाव की कहानी अब जंगल के हर जीव को सुनाई जाती है। जहाँ चिन्नी चिड़िया गाती है और झुमकी खरगोशिन मुस्कुराती है।